आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। शॉर्ट में से क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, तपेदिक रोग कहते हैं और क्षय रोग भी कहते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें ये मेरे हिसाब से 8th या 9th वीडियो होगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मतलब बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं, बाकी डिजीज़ की वीडियो नहीं देखी, तो आप लोग वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस होती है, उसे कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। ये याद रखना आप, एसिड फास्ट वेस्लाई होता है। मतलब ये क्या करता है? जेडन स्टेनिंग शो करता है, ग्राम स्टेनिंग को शो नहीं करता है, ये जेडन स्टेनिंग को शो करता है। जेडन स्टेनिंग में इसे हम देख सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग में इसे हम नहीं देख सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसका सामान्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो क्या आता है, देखो जब ट्यूबरक्लोसिस किसी को होती है तो 2-3 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो परसिस्टेंट कफ होगा, लगातार खांसी आएगी। ठीक है, फीवर भी हो सकता है और उसके साथ साथ पता है क्या होगा? नाइट स्वेट होगी, रात में क्या होगा? पसीना आएगा। और वेट लॉस भी हो सकता है, वेट लॉस भी होता है, वेट लॉस। ये 3-4 फीवर तो इतना नहीं होता, लेकिन परसिस्टेंट कफ होती, लगातार खांसी आती है, नाइट स्वेट होता है मतलब रात में पसीना आता है, और जो वजन होता है वो कम होता है, वेट लॉस होता है। तो परसिस्टेंट कफ विद स्पुटम, हाई फीवर, नाइट स्वेट, ऑल ऑफ दिस। और इसमें एक चीज़ और, वेट लॉस भी ऐड कर सकते हो, वेट लॉस भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ इज ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरली ट्रांसमिटेड। तो ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी टाइप की होती है। ठीक है, एक पल्मोनरी होती है, मतलब लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस होती है। एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब जैसे बोन में हो गई, लिम्फ नोड में हो गई, कहीं और हो गई, तो वो बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब लंग्स के अलावा। तो हम प्राइमरली बात कर रहे हैं यहाँ पर पल्मोनरी टीबी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब जो लंग्स की टीबी होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो कैसे ट्रांसमिटेड होता है भाई? लंग्स की टीबी है तो कैसा होगा? खांसने छींकने के थ्रू होगा ना, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो कंटामिनेटेड वाटर नहीं भाई, थ्रो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल संबंध के माध्यम से नहीं होती टीबी ट्रांसफर। थ्रो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट फ्रॉम कफिंग, जब खांसेगा बंदा तो क्या होगा? वायु मार्ग से जो बूंदें निकलेंगी, ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, उसके थ्रू क्या होती है? टीबी ट्रांसमिटेड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए फर्स्ट लाइन मतलब सबसे पहले कौन सी ड्रग देंगे सबसे पहले, और उस ड्रग को कहते हैं एटीटी कहते हैं, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी में हम क्या देते हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं। सबसे पहले हम कौन सी ड्रग चलाते हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग चलाते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है? HRZE होती है। एस से क्या होता है? आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, पायराजिनामाइड, और इसे इथम्ब्यूटॉल। तो HRZE चलाते हैं हम। तो क्या आइसोनियाजिड हो गई हमारी, रिफेम्पसिन हो गई, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटॉल, ये 4 ड्रग्स चलाते हैं हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में। अगर टीबी रेजिस्टेंट हो जाती तो बाकी सेकेंड लाइन ड्रग्स चलती हैं फिर। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 से 2 वीक, 2 से 10 वीक, 2 से 12 वीक, 2 से 12 मंथ तक होता है, 2 से 12 मंथ तक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कॉमनली यूज टू डायग्नोस ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस को पता लगाने के लिए, उसकी डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा परीक्षण, कौन सा टेस्ट किया जाता है? चेस्ट एक्सरे किया जाता है भाई, स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी ये भी किया जाता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट ये भी किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे टेस्ट ये किए जाते हैं।
विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस। तो प्राइमरली, सबसे प्राइमरी, मुख्यतः कौन सा पार्ट टीबी से अफेक्टेड होता है बॉडी का? तो सबसे कॉमनली कौन सा अफेक्टेड होता है? सबसे कॉमनली होता है लंग्स हमारा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस। अगर ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट ना किया जाए, लंबे टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो कौन सी जटिलता हो सकती है? लंग्स फाइब्रोसिस, निमोनिया, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, किडनी फेल्योर। तो इससे क्या हो, अगर लंबे टाइम तक टीबी को ट्रीट ना किया जाए तो कौन सी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है? मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, जो काफ़ी खतरनाक होती है और ज़्यादा खतरनाक होती है, जल्दी ठीक नहीं होती। द बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन, जो बीसीजी वैक्सीन है, यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन द डिजीज ऑफ। तो जो बीसीजी की हमारी वैक्सीन होती है, पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन। ये किस मतलब यूज की जाती है किस लिए? तो बीसीजी की जो वैक्सीन होती है वो ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है। बच्चे को इन्फेंट में लगाई जाती है ये वैक्सीन, जिससे बच्चों में क्या नहीं हो, ट्यूबरक्लोसिस ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए रिस्क फैक्टर कौन सा है? क्षय रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम कारक है जिस अगर इस रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होता रहेगा, इस रिस्क फैक्टर के जो रिस्क फैक्टर होता है उसके कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आता रहेगा तो उसे टीबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। एचआईवी इन्फेक्शन, हाँ भाई एचआईवी इन्फेक्शन से टीबी होता है। अगर किसी को एचआईवी इन्फेक्शन है तो टीबी हो सकता है। स्मोकिंग से भी टीबी हो सकता है, बहुत कॉमनली होता है टीबी से। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। अगर कोई बच्चा आए खा पी नहीं रहा है, माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन कम है, बहुत पतला दुबला है, तो उसे भी क्या टीबी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर ठीक हो गए। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। तो शक्र क्षय रोग के लिए मानक उपचार की अवधि कितनी होती है? मतलब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में कितना चलेगा, कितने दिन तक चलता है? ये चलता है हमारा 6 मंथ तक। और 6 मंथ तक हम क्या देते हैं? HRZD देते हैं, HRZD देते हैं। HRZD ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग, आइसोनियाजिड, रिफेम्सिन, पायरासिनामाइड, इथम्ब्यूटाल। आप फर्स्ट लेटर पे मत जाना, ठीक है, फर्स्ट लेटर पे मत जाना। H का मतलब है आइसोनियाजिड, रिफेम्सिन, पायरासिनामाइड, इथम्ब्यूटाल। व्हाट डज द मेंटॉक्स टेस्ट डिटेक्ट। तो मेंटॉक्स एक टेस्ट होता है, ठीक है, ये किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है? ये ट्यूबरक्लोसिस मतलब एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को नहीं, एक सेकेंड, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, एक बार मुझे सोच लेने दो। मॉन्टॉक्स टेस्ट, हाँ भाई, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होगा। ऐसा ट्यूबरक्लोसिस जो मतलब रुक गया है, एक तरीके से इन्फेक्शन है बॉडी में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन इन्फेक्शन है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम मॉन्टॉक्स टेस्ट का यूज करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, क्षय रोग के उपचार के लिए सामान्यतः उपयोग होने वाली दवा कौन सी? सबसे कॉमनली यूज होने वाली दवा कौन सी है? सबसे कॉमन ड्रग जो टीबी में यूज होती है वो होती है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिन भी कहते हैं इसे, रिफेम्पिसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आउटसाइड द लंग्स। तो लंग्स के बाहर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कौन सी डिजीज करता है? तो कौन सी करता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी नहीं भाई, पल्मोनरी लंग्स में करता है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ये भी भाई ब्रेन की टीबी होती है, तो ये भी लंग्स के बाहर हो रही, तो आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का सिम्टम्स नहीं है। परसिस्टेंट कफ, भाई कफ आता है। हिमोप्टाइसिस, कफ में ब्लड आना, ये भी होता है। टीबी में क्या होता है, कफ जो खांसी होती है, जो बलगम आती है, उसमें ब्लड भी आता है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, हमने ऊपर आपको बताया था करेक्टरिस्टिक फीचर टीबी के, तो वेट लॉस भी था। सॉलिन लिम्फ नोड, भाई लिम्फ नोड सॉलो नहीं होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का टाइप कौन सा है?
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस वाई होता है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस XDR ये भी होता है, रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस ये भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर ठीक होगा, ये तीनों रेजिस्टेंट टीबी के टाइप होते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस? तो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होने का सबसे मेन कारण क्या है? दवा प्रतिरोधी क्षय रोग के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? किस कारण से मतलब रेजिस्टेंट बढ़ रहा है? इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट और इरेगुलर यूज ऑफ मेडिकेशन, पुअर न्यूट्रिशन, एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और जेनेटिक फैक्टर। तो रेजिस्टेंट क्यों बढ़ता है? या तो कोई पर्सन पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, या दवा ढंग से नहीं खा रहा है। तो या तो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ले रहा है तब रेजिस्टेंट बढ़ेगा, या इरेगुलर यूज ऑफ मेडिकेशन, दवा रेगुलरली नहीं खा रहा है तब रेजिस्टेंट बढ़ेगा। Which of the following is a type of extra pulmonary tuberculosis? तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का टाइप क्या है? स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस पेट में भी हो सकती है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस ये भी हो सकती है। तो ऑल ऑफ दीज हो गया। Which diagnostic method is considered as a gold standard for confirming active tuberculosis? तो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को पता लगाने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है? ऐसा इन्वेस्टिगेशन जिसके चांसेस हो कि 100% हमें पता लग जाएगा टीबी है या नहीं है। सक्रिय क्षय रोग की पुष्टि के लिए किस निदान विधि को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है? गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है ऐसा टेस्ट जिसके करने पर हमें कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल है या नहीं है। तो स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, चेस्ट एक्सरे, PCR टेस्ट और कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें जो होता है सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो कल्चर होता है। और कौन से कल्चर करते हैं? एलजे मीडिया पे कल्चर करते हैं। जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसे एलजे मीडियम होता है उस पर कल्चर करते हैं। एलजे मीडियम का नाम होता है लॉन्स्टीन जेनसन मीडिया, और ये मीडिया होता है एग कंटेनिंग मीडियम होता है। इस मीडियम में एग पाया जाता है, ठीक है, एग पाया जाता है, एलजे मीडिया या लॉन्स्टीन जेनसन मीडिया कहते हैं। इस पर क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कल्चर होता है, ग्रो करता है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन दैट इज नॉट शोइंग सिम्टम्स? क्या है? व्हाट टर्म यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन? ऐसा ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन जिसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन टीबी होगी। ऐसा क्षय रोग संक्रमण जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। इन विच टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज द पेशेंट अनेबल टू ट्रांसमिट द डिजीज टू अदर? तो किस टाइप के ट्यूबरक्लोसिस में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में तो होता है, क्योंकि ये लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये आंसर गलत हो गया। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस भाई इसमें सिम्टम्स ही नहीं आएंगे तो इसमें ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मेरे हिसाब से इन दो में नहीं हो सकता है। बी एंड डी ऑप्शन, बी और सी ऑप्शन ठीक होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कंफर्म नहीं है। देखो भाई लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस आंसर दिया है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, तो हमारा आंसर गलत है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, लेकिन लेटेंट वाली नहीं फैल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस? तो मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम्स कौन सा होता है? फीवर, वेट लॉस, फटीग। तो ऑल ऑफ दीज होते हैं, सारे होते हैं ये मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? टीबी को होने के लिए रिस्क फैक्टर कौन सा है जिससे हो सकती है? स्मोकिंग से हो सकती है, HIV इन्फेक्शन से भी हो सकती है, डायबिटीज़ बहुत रेयर केस है, लेकिन हमारे पास डायबिटीज़ बहुत रेयर केस है कि इससे टीबी हो जाए, लेकिन कोई चांसेस नहीं है डायबिटीज़ से टीबी हो। तो हमारा आंसर ए और बी दोनों सही होंगे। ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं ठीक होगा इसका, लेकिन मान सकते हैं हम, ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं, इसीलिए डायबिटीज़ मान सकते हैं। डी ऑप्शन आप ठीक मान लेना, क्योंकि दो ऑप्शन ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो मजबूरी में आपको ऑल ऑफ दीज आंसर ठीक मानना होगा, लेकिन बहुत रेयर केस है डायबिटीज़ से टीबी हो सके। व्हाट इज द रोल ऑफ BCG वैक्सीन इन ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन? तो ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए BCG वैक्सीन का क्या काम होता है, क्या भूमिका होती है? इट प्रिवेंट्स ऑल टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इट प्रिवेंट्स पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन चिल्ड्रन,
इट प्रिवेंट्स लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, इट प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो जो BCG की वैक्सीन होती है वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ जो ट्यूबरक्लोसिस होती है लंग्स की, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है चिल्ड्रन में, उससे प्रिवेंट करती है। Which of the following drug is commonly used in the treatment of drug resistant tuberculosis? तो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, अगर ऐसी ट्यूबरक्लोसिस जो रेजिस्टेंट हो गई है, ठीक है, किसके लिए, रिफेम्पिसिन के लिए रेजिस्टेंट हो गई है या आइसोनियाजेट के लिए रेजिस्टेंट हो गई है, रेजिस्टेंट होगी तो किसी ड्रग के लिए ही तो रेजिस्टेंट होगी। तो या तो हो गई है रिफेम्पिसिन के लिए, आइसोनियाजेट किसी एक ड्रग या दोनों ड्रग के लिए रेजिस्टेंट हो गई, तो उसके अलावा हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं। तो फिर हम अगर इन दो ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है तो हम जाते हैं वेडाक्यूलिन, वेडाक्यूलिन का यूज करते हैं। व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल? जो HIV इन्फेक्टिव इंडिविजुअल होते हैं उनमें जो TB होती है वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है? तो ड्रग रेजिस्टेंट, रैपिड प्रोग्रेशन टू एक्टिव TB, मिलियरी TB, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो क्या करता है, तो करता है ये रैपिड प्रोग्रेशन टू एक्टिव TB। एक्टिव TB का बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन हेल्थ केयर सेटिंग? जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं उसमें ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है या कौन सा तरीका यूज किया जाता है? जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में TB के पेशेंट होते हैं तो उनसे बचने के लिए या TB को फैलने के लिए किसका यूज किया जाता है? बियरिंग मास्क, क्वारंटाइन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एयर फिल्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन। तो हॉस्पिटल्स वगैरह में TB को रोकने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जहाँ पर TB के पेशेंट को रखा गया है जिस वार्ड में, उस वार्ड में जो हवा है, हवा का आना जाना बहुत आराम से, हवा ट्रांसपेरेंट होती हो, वेंटिलेशन हो और एयर फिल्टर होने का आपके पास जो अरेंजमेंट है वो होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर डायग्नोसिस ट्यूबरक्लोसिस? TB को डायग्नोस करने का एक मेथड नहीं है। चेस्ट एक्सरे से हाँ हम पता लगा सकते हैं, स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी से भी पता लगा सकते हैं, MRI से स्कैन, हम बैक्टीरिया को स्कैन थोड़ी ना कर लेंगे। तो ये आंसर हमारा ठीक होगा। ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट ये एक्टिव TB को पता लगाने के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन, इंक्रीज एपेटाइट, हेमेप्टोसिस। तो क्या नहीं होगा भाई, भूख नहीं लगेगी, डिक्रीज हो जाती है एपेटाइट, भूख होती वो डिक्रीज हो जाती, बढ़ती नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इन रिलेशन टू ट्यूबरक्लोसिस? तो ट्यूबरक्लोसिस से निपटने के लिए जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है? टू किल द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, to prevent the spread of disease to others, to contain the bacteria in the lungs and prevent symptoms, to treat the infection। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया होता है उसे लंग्स में ही रोके रहता है, उसे लंग्स में ही रोके रहता है, उसे फैलने नहीं देता है, फैलने नहीं देता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम ANM का जितना सिलेबस हो सकता है उतना आपको कराया जाए, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम कोशिश करेंगे कि इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।